क्लासेस में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो है बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे तथा इसको पढ़कर जो इससे संबंधित जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे जो हमारे एग्जाम जैसे आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के एग्जाम तथा रेडियो ऑपरेटर जैसे एग्जाम को बेहतर साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उनको इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए जो है आज के इस वीडियो में हमारा क्या चैप्टर है। आज के इस वीडियो में जो हम देखेंगे कि हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है पादप ऊतक। अब देखो पादप ऊतक के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसका जो मतलब एक सटीक इसका थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम पादप ऊतक पढ़ेंगे। तो पादप ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पादप ऊतक को इंग्लिश में तो हम प्लांट टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब देखो पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं हमें बताइए सर। तो पादप ऊतक जो है हमारा दो प्रकार का होता है। एक विभोजितिकी ऊतक के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो अस्थायी ऊतक के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं पादप ऊतक। अब विभोजित ऊतक भी जो है तीन हमारा जो है कितने प्रकार का होता है सर? ये हमारा विभोजित ऊतक जो है 3 प्रकार का होता है। और उसके बाद अस्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है सर? अब अस्थायी ऊतक जो है हमारा 3 प्रकार का होता है। सरल ऊतक होता है, जटिल ऊतक होता है, विशिष्ट ऊतक होता है। अब देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पादप मतलब ऊतक किसे कहते हैं। तो ऊतक ऊतक की परिभाषा लिखा गया है कि एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को जो मतलब एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक कहा जाता है। अब ऊतकों का अध्ययन जो विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे जो औतकी या हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारे रेलवे एग्जाम जैसे आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में कम से कम ये 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और उसके बाद अब क्या करेंगे उसके आगे अब क्या है देखो। अब देखो पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। मतलब यहाँ से लिखा गया है कि पादप ऊतक दो प्रकार के मतलब ये बताएं कि विभजित ऊतक तथा अस्थायी ऊतक। तो ये पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें इसके आगे हम विभजित ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। विभजित ऊतक किसे कहते हैं तो इसके बारे में हम देख लेते हैं विभजित ऊतक क्या है। तो ऐसे देखो ये ऐसे पादप ऊतक होते हैं, मतलब ये ऐसे पादप ऊतक होते हैं जो पौधे के अग्रिम मतलब पौधे के आगे वाले भाग में पाए जाते हैं, मतलब अग्रिम वाले भाग में पाए जाते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाओं में जो है इन ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन और विभेदीकरण की क्षमता सर्वाधिक होती है। मतलब इन ऊतकों की कोशिकाओं में जो है ये विभाजन और विभेदीकरण की क्षमता सर्वाधिक होती है। इन्हीं ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन के परिणाम स्वरूप अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। मतलब जब इनका इन कोशिकाओं का विभाजन होता है तो अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। अब देखो विभोजित ऊतक जो है विभोजितकीय ऊतक स्थित तथा कार्य के आधार पर इन्हें 3 प्रकार बांटा गया। मतलब ये पढ़े हैं कि विभोजित ऊतक भी 3 प्रकार के होता है जिन्हें हम क्रमशः जो शीर्षस्थ के नाम से जानते हैं, दूसरा अंतःविष्ट के नाम से जानते हैं, तीसरा जो पार्श्व विभोजित कहा जाता है। अब देखो हम एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9 के बुक में हम ऊतक वाले चैप्टर को अध्ययन किए हैं जिसमें हमारा जो है विभोजित ऊतक के बारे में बहुत मतलब इसका परिभाषा दिया गया। इसीलिए जो हम विभोजित ऊतक के बारे में ये जो तीनों दिया गया इसका हम फुल मतलब अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो हम सब इसमें सबसे ज़्यादा हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा जो है अस्थायी ऊतक पर रहेगा। अस्थायी ऊतक को जो है जितने प्रकार है तथा उनके भी जितने प्रकार हैं उनको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तथा उसका जो है व्याख्या करेंगे। तो विभजित ऊतक का हम पढ़ें कि ये पादप ऊतक होते हैं जो पौधों के अग्रिम भागों में पाए जाते हैं तथा जो है ये इन उतकी की कोशिकाओं में जो है विभाजन तथा विभेदीकरण की क्षमता अधिक पाई जाती है। और ये जो ये स्थित तथा कार्य के आधार पर 3 प्रकार के जिन्हें हम शीर्षस्थ, अंतःविष्ट तथा पार्श्व विभजित ऊतक कहते हैं। अब देखो अस्थायी ऊतक के नाम से आप अस्थायी ऊतक पढ़ेंगे। अब अस्थायी ऊतक क्या है? अब देखो अस्थायी ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे। अस्थायी ऊतक जो देखो विभोजित ऊतक के विभाजन तथा विभेदीकरण से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अभी हम ऊपर पढ़ें कि अस्थायी ऊतक जो होता है अस्थायी ऊतक ये विभजित ऊतक के विभाजन तथा विभेदीकरण से जो है अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर भाषा लिखा गया कि अस्थायी ऊतक का निर्माण जो विभोजितकीय ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन तथा विभेदीकरण से होता है। मतलब अस्थायी ऊतक का निर्माण विभोजितकीय ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन तथा उसके विभेदीकरण से होता है। अब देखो कार्य तथा संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। देखो कार्य तथा स्थिति के आधार पर विभजित ऊतक भी 3 प्रकार के थे। ये भी जो कार्य और तथा
कार्य और संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। अब जिन्हें क्रमशः जो सरल ऊतक के नाम से जानते हैं, उसके बाद दूसरा जटिल ऊतक के नाम से जानते हैं, उसके बाद तीसरा जो है विशिष्ट ऊतक के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे सरल ऊतक क्या है। अब देखो सरल ऊतक जो है तो हमारा सरल ऊतक जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। एक मृदुतक के नाम से जानते हैं, दूसरा जो है स्थूल कोण के नाम से जानते हैं, तीसरा जो है दृढ़ ऊतक के नाम से जानते हैं। उसके बाद जटिल ऊतक जो होता है, जटिल ऊतक के भी 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम जाइलम के नाम से जानते हैं, दूसरा जो है फ्लोएम के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा प्रकार है विशिष्ट ऊतक। अब देखो विशिष्ट ऊतक भी 3 प्रकार का होता है। एक ग्रंथिल ऊतक के नाम से जानते हैं, दूसरा जो है रबर छीरी ऊतक के नाम से। मतलब ये 2 प्रकार विशिष्ट ऊतक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रंथिल ऊतक तथा दूसरा जो है रबर छीरी ऊतक के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे सरल ऊतक क्या है। अब देखो यहाँ सरल ऊतक ऊतक किसे कहते हैं। इस प्रकार के अस्थायी ऊतक का निर्माण जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। मतलब सरल ऊतक का जो है निर्माण होता है ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है, इसलिए इन्हें सरल ऊतक कहा जाता है। तथा सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। देखो सरल ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं जो हम ऊपर पढ़े। 3 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम मृदुतक के नाम से जानते हैं, दूसरा स्थूल कोण के नाम से जानते हैं, तीसरा जो है दृढ़ोतक के नाम से जानते हैं। अब देखो मृदुतक की हम परिभाषा पढ़ेंगे कि मृदुतक ऊतक के किसे कहे तो इसका परिभाषा क्या है। अब मृदुतक क्या है। अब यहाँ परिभाषा पढ़ेंगे। देखो मृदुतक का निर्माण जो सजीव कोशिकाओं से होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये मृदुतक का निर्माण जो है सजीव कोशिकाओं से होता है, जिन्हें कोशिकाओं से होता है। सभी कोशिकाएं संरचनाओं में गोलाकार तथा अंडाकार होती है। मतलब इनकी संरचनाएं जो होती हैं, इनकी कोशिकाओं की संरचनाएं जो होती हैं ये गोलाकार और अंडाकार होती हैं। और इन कोशिकाओं के बीच जो अंतःकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। देखिए यहाँ देखो ये जो कोशिकाएं गोलाकार भी हैं और देखो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में जो जगह होता है इन्हीं को हम जो अंतःकोशीय अवकाश के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आगे क्या है कि इन ऊतक को देखो मृदुतक में जो है मृदुतक की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब इन मृदुतक की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब उसके बाद दूसरा क्या है कि ये ऊतक पौधे के कोमल भागों का निर्माण करती है। मतलब मृदुतक जो होते हैं पौधे के कोमल भागों का ही निर्माण करती है। उसके बाद अगला क्या है मृदुतक जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण भी करती है। मतलब मृदुतक भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। मतलब मृदुतक जो है ये मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है इनकी कोशिकाओं में। दूसरा ये पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है। तीसरा जो है ये ऊतक जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। अब देखो यही ऊतक जो होता है ये ऊतक जो बनाए गए भोजन का संचयन तथा संग्रह भी करती है। मतलब मृदुतक जो होती हैं ये अपने भोजन को जो संचयन तथा संग्रह भी करती हैं। और अगला क्या है कि जलीय पौधे में मृदुतक जो होता है, जलीय पौधे में मृदुतक के स्थान पर जो है वायु ऊतक का निर्माण होता है। मतलब जो जलीय पौधे होते हैं उनमें जो मृदुतक होता है उनके स्थान पर जो है हमारा वायु ऊतक होता है। अब देखो ये तो हम मृदुतक के बारे में पढ़े पूरा। अब उसके बाद हमारा दूसरा प्रकार था स्थूल कोण ऊतक था। अब स्थूल कोण के बारे में हम पढ़ते हैं क्या कहता है। देखो इन ऊतकों की कोशिकाओं जो है कोशिकाएं मृदुतक की तुलना में जो लंबी होती हैं तथा इन कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। मतलब इनमें जो अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं पाया। देखो वहाँ पर जो मतलब कोशिकाएं थी उनके बीच बीच में जगह था, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर नहीं है। तो इन कोशिकाओं में जो अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। और इन ऊतक की कोशिकाएं भी सजीव होती। मतलब स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं ये इन स्थूल कोण के ऊतक जो होते हैं सजीव होते हैं तथा जिनमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। अब उसके बाद अगला क्या है हमारा इसी में अगला क्या है कि ये ऊतक जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करने के साथ साथ भोजन का निर्माण भी करती है। मतलब पौधे के जो यांत्रिक सहारा होता है उनके जो उनका यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है तथा उसके साथ साथ जो भोजन का निर्माण भी करती है। मतलब स्थूल कोण जो होते हैं ये कोशिका इन कोशिकाओं में ये मृदु कोशिकाओं की तुलना में लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में जो है अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। ये कोशिकाएं सजीव भी होती तथा इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और इन कोशिकाओं में यांत्रिक सहारा प्रदान करने ये ऊतक जो होते हैं यांत्रिक सहारा प्रदान करती है तथा साथ में भोजन का भी निर्माण करती है। हमारा तीसरा प्रकार क्या था दृढ़ ऊतक था। अब दृढ़ ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इन ऊतक की सभी कोशिकाएं जो होती मृतक होती। मतलब ये दृढ़ ऊतक जो होती है इनके सभी कोशिकाएं सभी मृतक होती। मतलब जो सजीव नहीं निर्जीव होती मतलब मरी होती हैं। जो संरचनाओं में निकूली होती मतलब नुकीली होती हैं।
और ये कोशिकाओं के मध्य में जो अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं पाया, मतलब इन कोशिकाओं के मध्य भी अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। देखो ये भी सभी कोशिकाएं जो है आपस में सटे रहते हैं, ये कोशिकाएं नुकीली होती हैं। अब उसके बाद अगला आगे क्या कहता है, होता है इन्हीं ऊतक के कारण होता है, मतलब मृतक के कारण ही बीज बीज तथा बीज के फलों मतलब के ऊपर जो कठोर आवरण पाया जाता है, ये दृढ़ता के कारण होता है। जैसे नारियल नारियल तथा अखरोट के ऊपर कठोर आवरण का निर्माण यही ऊतक जो है करते हैं, मतलब जो फलों के ऊपर जो आवरण होता है, जैसे नारियल का हो गया, उसके बाद अखरोट के ऊपर जो कठोर आवरण होता है, ये दृढ़ता के कारण ही होती हैं। अब देखो वो हम पढ़े थे वहाँ पर क्या, पहले पहले का 3 भाग हम पढ़े थे, क्या नाम था? हाँ, ये सरल ऊतक पढ़े थे। अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा जटिल ऊतक है। अब जटिल ऊतक भी कितने प्रकार के हम बताते हैं? जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम, दूसरा जो है फ्लोएम। अब देखो जाइलम कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम जाइलम मृदुतक के नाम से जानते हैं, दूसरा जो जाइलम रेशे के नाम से जानते हैं, तीसरा जाइलम वाहिनिकाएँ के नाम से जानते हैं, और चौथा जो है जाइलम वाहिकाएँ के नाम से जानते हैं। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम को जो है हम सखी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, दूसरा फ्लोएम मृदुतक के नाम से जानते हैं, फ्लोएम रेशे के नाम से जानते हैं, तीसरा चौथा जो है हमारा चलनी निकाय के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम जटिल ऊतक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि जटिल ऊतक किसे कहते हैं। देखो जटिल ऊतक का निर्माण जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है, मतलब जटिल ऊतक का नाम से पता चलता है कि विभिन्न ऊतक से इनका निर्माण होता है, जिनमें सभी कोशिकाएं जो कार्य तथा संरचना के आधार पर अलग अलग होती हैं, मतलब ये कोशिकाएं जो है कार्य और संरचना के आधार पर अलग अलग तथा भिन्न होती हैं। जटिल ऊतक के निम्न 3 प्रकार होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः जाइलम, फ्लोएम तथा कैम्बियम ऊतक के नाम से भी जानते हैं। मतलब जटिल ऊतक जो है निम्न 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें जाइलम तथा फ्लोएम के नाम से जानते हैं, मतलब फ्लोएम है, तथा फ्लोएम को जो हम कैम्बियम ऊतक भी कहते हैं। तो अब देखो जाइलम ऊतक क्या है। अब जाइलम ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे कि जाइलम ऊतक किसे कहते हैं। अब जाइलम ऊतक का निर्माण को 4 विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है, मतलब जाइलम जो होती है 4 विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से जाइलम ऊतक का निर्माण होता है। अब वो चारों कौन कौन सी ऊतक हैं? पहला है देखो हमारा जाइलम मृदुतक है, दूसरा जो है हमारा जाइलम रेशे है, तीसरा हमारा जो है जाइलम वाहिनिकाएँ हैं, चौथा जो है हमारा जाइलम वाहिकाएँ हैं। अब देखो हम इसका प्रत्येक का एक-एक करके हम डेफिनिशन पढ़ेंगे कि जाइलम ऊतक के जो 4 प्रकार हैं, जाइलम मृदुतक किसे कहते हैं, जाइलम रेशे किसे कहते हैं, जाइलम वाहिनिकाएँ किसे कहते हैं। जाइलम वाहिनिकाएँ थे, वाहिकाएँ थे। अब हम देखो यहाँ पढ़ेंगे, सबसे पहले जाइलम की परिभाषा पढ़ लेते हैं कि जाइलम ऊतक किसे कहते हैं। तो कुछ जाइलम देखो मृदुतक की कोशिकाओं से सजी होती है, मतलब जाइलम जो होती है मृदुतक की कोशिकाओं जैसी सजीव होती है, जिनमें जो क्लोरोफिल भी पाया जाता है। यही कारण है कि ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो भोजन का निर्माण करती है, मतलब जाइलम मृदुतक जो होती है कोशिकाएं सजीव होती है तथा ये इनमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, तो यही कारण है कि ये कोशिकाओं द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करती हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर दिया गया जाइलम रेशे जो होती है, और जाइलम को जो दृढ़ता आवृत्ति बीजी पौधे तथा जाइलम में पाई जाती हैं। अब उसके बाद देखो टेरिडोफाइटा क्या है। टेरिडोफाइटा फर्न तथा नगदी बीजी पौधे की जाइलम में जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब ये टेरिडोफाइटा एक फर्न नामक पौधा होता है तथा नगरभीजी पौधे में जाइलम की वाहिकाएं नहीं पाई जाती। तीसरा जो हमारा क्या है कि जाइलम की कोशिकाएं को जाइलम वाहिकाएं के कार्यों में सहायता करती हैं, तथा उसके बाद क्या है अगला कि जाइलम वाहिकाएं जो होती है जाइलम की ये कोशिकाएं मुख्यतः जल तथा खनिज का जो संवहन करती हैं। उसके बाद अगला क्या है कि जाइलम ऊतक का मुख्य मुख्य जो है कार्य जल तथा खनिज का संवहन जो पौधे के प्रत्येक भागों में ले जाना, मतलब जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है ये जल तथा खनिज को पौधे के प्रत्येक भागों में ले जाना। अब उसके बाद फ्लोएम क्या है। फ्लोएम ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में अधोवाही के नाम से जानते हैं। अब फ्लोएम ऊतक का निर्माण जो हमारे 4 विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिन्हें हम क्रमशः फ्लोएम मृदुतक के नाम से जानते हैं। तो फ्लोएम जो होता है ये 4 विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिन्हें हम फ्लोएम ऊतक के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम क्रमशः देखो फ्लोएम मृदुतक के नाम से जानते हैं, दूसरा जो फ्लोएम रेशे के नाम से जानते हैं, तीसरा जो चलनी नलिकाएं के नाम से जानते हैं, चौथा जो है हमारा सखी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। अब देखो फ्लोएम मृदुतक किसे कहते हैं। अब फ्लोएम मृदुतक जो है कोशिकाएं सजीव होती है, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण करके जो भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद फ्लोएम रेशे किसे कहते हैं। फ्लोएम रेशे जो हमारा होता है फ्लोएम ऊतक को जो है मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद अगला क्या है चलनी नलिकाएं किसे कहते हैं। चलनी नलिकाएं जो होती है फ्लोएम ऊतक के जो है मुख्य कार्य करने वाली
कोशिकाएँ होती हैं। उसके बाद सखी कोशिकाएँ किसे कहते हैं? सखी कोशिकाएँ जो होती हैं हमारे चलनीय नलिकाओं के कार्यों में सहायता करती हैं। अब उसके बाद देखो इसमें टेरिडोफाइटा तथा नग्नबीजी पौधों में जो फ्लोएम ऊतक की सखी कोशिकाएँ नहीं पाई जाती। मतलब टेरिडोफाइटा तथा नग्नबीजी पौधे जो होते हैं उनमें फ्लोएम ऊतक की सखी कोशिकाएँ नहीं पाई जाती और बाकी जो है फ्लोएम विद्युतक पाया जाता है, फ्लोएम रेशे पाई जाती है और सखी कोशिकाएँ पाई जाती हैं। अब उसके बाद देखो हमारा क्या फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य जो होता है, ये मुख्य कार्य जो है पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन भोजन और हार्मोन, जो मतलब पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन और हार्मोन का परिवहन जो पौधे के प्रत्येक भाग में करना होता है। तो फ्लोएम का कार्य ये होता है। अब उसके बाद देखो जाइलम ऊतक के कार्य की दिशा जो होती है, जाइलम ऊतक के कार्य की दिशा जो प्रकाशानुवर्तन होती है तथा फ्लोएम ऊतक के कार्य की दिशा जो होती है गुरुत्वानुवर्तन, मतलब गुरुत्वानुवर्तन होती है। अब उसके बाद देखो हम चतुर्थ 3 प्रकार पढ़े थे। एक क्या नाम है, जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा जो है हम कैम्बियम ऊतक का नाम से पढ़े थे, मतलब कैम्बियम ऊतक था। अब कैम्बियम ऊतक के बारे में हम पढ़ेंगे, कैम्बियम ऊतक किसे कहते हैं। अब देखो कैम्बियम ऊतक जो होता है ये एक बीजपत्री होता है तथा दूसरा जो है द्विबीजपत्री होता है। अब इसके कैम्बियम ऊतक के बारे में हम पढ़ते हैं क्या है। ये कैम्बियम ऊतक जो होता है एक बीजी पौधे में नहीं पाया जाता, मतलब कैम्बियम ऊतक जो होता है ये एक बीजपत्री पौधे में नहीं पाया जाता, जबकि जो द्विबीजपत्री में ये जड़ तथा तने वाले भाग में ये ऊतक पाया जाता है। मतलब कैम्बियम ऊतक जो होता है ये एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाया जाता, लेकिन द्विबीजपत्री के पौधों में ये जड़ तथा तने वाले भाग में जो है ये ऊतक पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा कि द्विबीजपत्री पौधे के जाइलम और फ्लोएम ऊतक के मध्य में जो है कैम्बियम ऊतक का निर्माण होता है। मतलब द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक के मध्य में जो है कैम्बियम ऊतक का निर्माण होता है। इसीलिए जो कैम्बियम ऊतक की संक्रियता से जो पौधे के द्विबीजपत्री के तने एवं जड़ वाले भाग में ही वृद्धि होती है, अर्थात जो एक बीजपत्री पौधे में जो है द्वितीयम वृद्धि नहीं पाया जाता। ये जो है हम कैम्बियम ऊतक के बारे में पूरा अध्ययन किया। उसके बाद अब अगला क्या है कि ये जो है पौधे के कुछ विशेष कार्यों के लिए जो है संपादित करने के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब ये कैम्बियम ऊतक जो होती है पौधे के विशेष कार्यों के संपादित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये उत्तरदायी ऊतक पाई जाती है जिन्हें हम जो विशिष्ट ऊतक के नाम से विशिष्ट ऊतक कहा जाता है। विशिष्ट ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम ग्रंथिन ऊतक तथा रबर क्षीर ऊतक। पादप ऊतक के जितने प्रकार थे तथा उनके जो प्रकार थे उनके सभी क्वेश्चन को हल किए। अब इसके बाद जो है हम अब देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन-कौन सा प्रश्न आया था उसको हम करेंगे। तो चलिए जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ से अब हम हल करेंगे कौन-कौन से पादप ऊतक के कितने क्वेश्चन किस-किस एग्जाम में कब आए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर दिया गया डाट की कोशिकाओं में कोनों पर आयनित रूप से मोटी होती हैं। तो ये पहला दिया गया, मतलब वह कौन सी कोशिकाएं हैं जो कोने पर जो आयनित रूप से मोटी होती हैं। पहला दिया गया स्थूल कोण दिया गया, दूसरा मृदुतक दिया गया, तीसरा दिया गया दृढ़ूतक दिया गया, चौथा दिया गया वायुतक दिया गया। तो यहाँ पर देखो कोने पर आयनित रूप से मोटी होती है, ये हमारा जो है विकल्प नंबर ए सही है। क्योंकि ये जो स्थूल कोण के जो ऊतक होते हैं ये कोने पर मोटी होती हैं। अब यहाँ पर देखो व्याख्या क्या दिया गया। अभी देखो ये ग्रुप डी, ये आरआरसी ग्रुप डी 2018 में आया, थर्ड शिफ्ट में आया था। अब देखो पौधे के लचीलेपन का गुण अस्थायी ऊतक जो होता है ये स्थूल कोण के ऊतक के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यह यांत्रिक जो है सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक जो एपिडर्मिस के नीचे देखो परिवृत्त के रूप में पाया जाता है तथा इस ऊतक में कोशिकाएं जीवित एवं लंबी पाई जाती हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, फिर दिया गया यहाँ पे डॉट मतलब डैश दिया गया। ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोने पर आयनित रूप से मोटी होती हैं। अभी इसको हम पढ़ें। देखो यहाँ पर जो है इस स्थूल कोण को हम क्या मतलब स्थूल कोण ऊतक को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं। देखो काइलेन काइमा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर फिर दोबारा पूछा है कि ऐसी कौन सी ऊतक है जो कोने पर जो है आयनित रूप से मोटी होती हैं। तो ये कोलेन काइमा जो होता है इसे हम क्या नाम है स्थूल ऊतक के नाम से जानते हैं। तो ये जो है हमारा विकल्प नंबर सी सही है। अब उसके बाद ये भी देखो आरआरसी ग्रुप डी 2018 में आया था। अब देखो उसके बाद क्या है यहाँ देखो सीव ट्यूब और यह सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के द्वारा उत्तरदायी होती हैं। तो ये
पत्ते में पाई जाती हैं कि मानव शरीर में भोजन में पाई जाती हैं, या पौधे के भोजन में, या पौधे में सूर्य के प्रकाश में पाई जाती हैं। तो हमारा जो विकल्प नंबर सी ऑप्शन सही होगा कि ये पौधे के भोजन में पाई जाती है। मतलब सीव ट्यूब जो होता है, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधे के भोजन में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, डैश डैश के जमाव के कारण जो होते हैं, जमाव के कारण जो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं की भित्तियां मोटी होती हैं। मतलब कौन सी कोशिकाएं हैं, कौन से दृढ़ ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं, ऊतक जो होते हैं, दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं, कोशिका जो है भित्तियां मोटी होती है। तो इसमें दिया गया विकल्प नंबर ए दिया गया लिग्निन दिया गया, दूसरा दिया गया क्यूटिकल दिया गया, उसके बाद तीसरा दिया पेप्टिन दिया गया, चौथा दिया गया सुब्रिन दिया गया। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही है, लिग्निन। अब देखो, लिग्निन किसे कहते हैं? देखो, लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका जो होती है भित्तियां मोटी होती है। मतलब दृढ़ ऊतक की कोशिका की भित्तियां जो होती है ये मोटी होती है। देखो, लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला एवं बहुलक होता है। यह पानी और कार्बनिक विलय के व्यवहारिक रूप से जो अघुलनशील होती है, इस वजह से इसके गुण जो पौधे में कोशिका भित्ति की जाल जो है परंपरागत को कम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो तने और जड़े के शीर्ष पर जो पाया जाता है? तो तने और जड़े के शीर्ष पर पाया जाता है, इसको भी हम मतलब जो हम व्याख्या कर रहे थे पादप ऊतक के जो प्रकार थे, उसमें हमें दिया गया था कि तने और जड़ों के शीर्ष में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। इसमें दिया गया क्या, शीर्ष विभोजक दिया गया, पैरेन काइमा दिया गया, तीसरा दिया है देखो स्काइलेन काइमा दिया गया, उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया पार्श्व विभोजक दिया गया। तो हमारा जो है तने और जड़ों के शीर्ष पर पाए जाने वाला जो ऊतक होता है ये शीर्ष विभोजक के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? मतलब ऐसा कौन सा ऊतक है जिनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो इसमें दिया गया देखो एरेन काइमा दिया गया, दूसरा दिया पेरेन काइमा दिया गया, तीसरा देखो स्क्लेरेन काइमा दिया गया, चौथा दिया क्लेन काइमा। तो देखो इसमें विकल्प नंबर हमारा सी है। अब देखो इस क्लेन काइमा को हम सरल ऊतक के नाम से भी जानते हैं। अब देखो सरल ऊतक के नाम से जानते हैं, और इसकी कोशिकाएं बहुत लंबी संकरी तथा दोनों सिरों पर जो नुकीली होती हैं, और ये कोशिका भित्ति कठोर तथा लिग्नयुक्त होती है। मतलब जो स्क्लेरेन काइमा जो होती है ये कठोर तथा मोटी भी होती हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या, डैश डैश के कारण जो होते हैं स्क्लेरेन काइमा। मतलब देखो ये स्क्लेरेन काइमा कितनी बार पूछा गया है, किसे किसे कहते हैं, मतलब कौन सा क्या है? तो ये कोशिकाएं की दीवार मोटी होती है। तो इसमें दिया गया देखो लिग्निन। मतलब आप एक क्वेश्चन जो है स्क्लेरेन काइमा को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखो हमारा वही क्वेश्चन बार बार इधर उधर पूछ रहा है। अब देखो ये सिर्फ ग्रुप डी में आया तो हम सिर्फ ग्रुप डी वाला करा रहे हैं। अभी हम आरआरबी एएलपी में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी कराएंगे अगले नेक्स्ट पेज में। तो उसमें देखिएगा एक ही क्वेश्चन आया, उसको बार बार कभी इधर पूछा कभी उधर, मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार उलट फेर कर पूछता है। अब देखो इसमें पूछा गया सेलेन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। पहला दिया गया पैक्टिन के कारण होती है कि लैग्निन के कारण होती है, हेमीसेलुलोज के कारण होती है, सेलुलोज के कारण होती है। हमारा तो इसमें विकल्प हमारा जो बी ऑप्शन सही है, लिग्निन के कारण होती है। अब देखो यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। मतलब इसमें दिया गया है कि कौन सा सरल ऊतक नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है जीवितक दिया गया है, दूसरा दिया जाइलम दिया गया है, उसके बाद तीसरा दिया गया है स्क्लेन काइमा दिया गया, उसके बाद चौथा दिया क्लेन काइमा दिया गया। तो ये जो जाइलम जो होती है जटिल ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। तो हमारा विकल्प नंबर जो बी ऑप्शन सही है सर। ये सरल ऊतक के अंतर्गत नहीं आती। अब देखो ये क्या है, जाइलम एक जटिल ऊतक है। यह एक संवहन ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। यह ऊतक पौधे के जल के संवहन का कार्य करते था। ध्यातव्य कि एक फ्लोएम दूसरे संवहन के ऊतक जो पौधे के पत्तियों में भोजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के संवहन को सक्षम करना। मतलब पौधे का कौन सा हिस्सा जो हिस्से को पानी और खनिजों के संवहन के लिए सक्षम करता। तो इसमें दिया गया तना दिया गया, दूसरा जड़ा दिया गया, तीसरा ऑप्शन जाइलम दिया गया, चौथा ऑप्शन डंठल दिया गया। तो जो पानी और खनिजों का परिवहन जो होता है ये जाइलम ऊतक करती हैं। अब देखो जो हम जाइलम ऊतक के बारे में पढ़ लें तो हम बार बार इसका डिफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। यदि आपको जरूरत है तो आप इसको वीडियो को पुश करके आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृतक कोशिकाओं से बना होता है। इसमें दिया गया पहला जाइलम कोशिकाएं दिया गया, पैरेन काइमा दिया गया, उसके बाद देखो कोलेन काइमा दिया गया, एरेन काइमा दिया गया। तो हमारा जो मृतक कोशिकाएं जो होती है वो जटिल ऊतक होती है। मतलब जटिल ऊतक जो होती है वो मृतक कोशिकाएं होती है। तो हमारा विकल्प नंबर जाइलम सही है, क्योंकि जाइलम जो होती है जटिल ऊतक का ही प्रकार है। अब उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे
हाँ, कि अगला क्वेश्चन क्या है, देखो रूट टिप या सूट टिप, मतलब रूट टिप या सूट टिप कौन सा ऊतक पाया जाता है, मतलब रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। अब यहाँ पर दिया गया कि देखो सीव ट्यूब दिया गया, फ्लोएम ऊतक दिया गया, और चौथा स्क्लेरेनकाइमा दिया गया, चौथा विभोजित ऊतक दिया, मतलब विभोजित ऊतक। तो देखो रूट टिप और शूट टिप जो होता है, अभी हम इसके आगे मतलब विभोजित ऊतक के बारे में हम पढ़े हैं, तो उसी को जो है हम रूट टिप या शूट टिप के नाम से जानते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर डी सही है। कि अब देखो इसके अंतर्गत क्या था, देखो ये पौधे के वृद्धि वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है, मतलब विभोजित ऊतक के जो पौधे को कुछ निश्चित भागों में होती है। ऐसी विभजता होने वाले ऊतक ऊतक के कारण होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधे के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं, मतलब विभजित ऊतक वैसे ऊतक होते हैं जो पौधे के वृद्धि वाले भाग में ही उपस्थित होते हैं। इस प्रकार जो ऊतक के विभजित ऊतक कहते हैं, मतलब ये ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम पढ़े शीर्षा ऊतक विभोजित ऊतक, दूसरा पार्श्वीय ऊतक विभोजित ऊतक, तीसरा जो अंतःविष्ट ऊतक विभोजित ऊतक, जिसको हम अभी पढ़े हैं। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया डैश डैश के कारण जो जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो इसमें देखो पैरेनकाइमा दिया गया, दूसरा दिया अंतर्वेशी विभोजित ऊतक दिया गया, तीसरा दिया पार्श्व विभोजित ऊतक, चौथा दिया शीर्ष विभोजित ऊतक। तो इसमें जो होता है जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि करती है, तो ये जो है हमारा पार्श्व विभोजित ऊतक है, मतलब विकल्प नंबर हमारा बी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये आरआरबी एलपी में आया है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पूछा गया कि एक पौधे के तने तथा जड़ जड़ का घेरा किस कारण, मतलब पौधे के तने तने या जड़ के घेरा जो होता है किसके कारण होता है। इसमें विकल्प दिया था लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है, कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम के कारण होता है, या एक्स्ट्रा मेरिस्टेम के कारण होता है, या एपिकल मेरिस्टेम के कारण होता है। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही है कि लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो बच्चे जो केवल हिंदी ही पढ़ते हैं, मतलब बायोलॉजी के टॉपिक को, तो उनका जो है क्वेश्चन आते हुए भी वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो सभी क्वेश्चन तो उसमें बाइनरी भाषा मतलब दिया गया, वो मतलब ये इंग्लिश का जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दे रहा है। जैसे लेटरल मेरिस्टेम, ये भी ये एक इंग्लिश वर्ड है। तो बहुत बच्चे जो हिंदी नहीं पढ़ मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ते, तो उनका ये क्वेश्चन आते हुए भी ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश वाले वर्ड को भी देखें। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, तने या जड़ का घेरा देखो डॉट डॉट के कारण होता है। अब देखो यही क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया था, यही क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया। अब देखो पहला विकल्प दिया है, तो कैलोरी विभोजिता के कारण होता है, कि पास विभोजिता के कारण होता है। अब देखो यहाँ देखो लेटरल दिया गया है, यहाँ पर देखो लेटरल विभोजितक दिया गया है, क्योंकि लेटरल मतलब होता है पास विभोजितक। तो हमारा इसमें विकल्प जो है बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम ये ऊपर देखें कि तने और जड़ का घेरा जो होता है ये पास विभोजित ऊतक के कारण होता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अग्रस्त मेरिस्टेम डैश डैश के शीर्ष जो है मतलब विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। अब यहाँ पर दिया गया तने और जड़े में पाया जाता है, या पत्तियां और पौधों में पाया जाता है, मतलब पत्ती और जड़ में पाया जाता है, कि देखो शाखा और जड़े में पाई जाती है, जड़ में पाया जाता है। तो देखो अग्रस्त मेरिस्टेम जो होता है ये हमारा तना तना और जड़े में पाया जाता है। तो हमारा विकल्प नंबर जो है ए ऑप्शन सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, मतलब पौधे में जो है प्राथमिक वृद्धि किससे होती है। अब यहाँ पर दिया गया कि लंबवत विभोजितता के कारण होता है, बी ऑप्शन दिया गया पार्श्व विभोजितता का कारण होता है, तीसरा दिया अंतर्वेशी विभोजितता का कारण होता है, या शीर्ष विभोजितता का कारण होता है। तो हमारा जो है पौधे की प्राथमिक वृद्धि वृद्धि जो होती है वो हमारा अंतर्वेशी विभोजित ऊतक और शीर्ष विभोजित ऊतक के कारण होता है। तो हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन सही है, सी और डी। अब उसके बाद अगला क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, कि एरियोलर ऊतक जो है एरियोलर ऊतक के अंगों के डैश डैश दिया गया, उसके बाद स्थान भरता है, उसके बाद फिर डैश डैश दिया गया अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। तो यहाँ पर जो है क्या भरा जाएगा, अंदर से आंतरिक की ओर, बाहर से बाहर की ओर, तथा बाहर से आंतरिक की ओर, तथा अंदर से बाहर की ओर। तो हमारा विकल्प नंबर ए ऑप्शन सही होगा, कि एरियोलर ऊतक के अंगों में जो है अंदर के स्थान में भरता है, तथा बाहर के अंगों को मतलब आंतरिक के अंगों को सहारा प्रदान करता है। तो विकल्प नंबर हमारा ए ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में जो है कोशिकाएं जीवित होती हैं, मतलब ऐसी कौन सी ऊतक है जिनमें कोशिकाएं जीवित होती हैं और लंबी कोने का अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो इसमें दिया गया देखो यहाँ पर फिर इंग्लिश में
से भी दे दिया गया कि पैरेन काइमा दिया गया, उसके बाद एरेन काइमा दिया गया, तीसरा दिया था स्केरल काइमा दिया गया, चौथा दिया कोलेन काइमा दिया गया। अब देखो कोलेन का तो हमारा विकल्प नंबर जो है डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये कोशिकाएं जीवित भी होती हैं तो लंबी कोने पर आयनित रूप से जो है स्थूल होती हैं। अब कोलेन काइमा क्या है? अब देखो कोलेन काइमा अस्थायी रूप से सरल प्रकार की ऊतक होती है, मतलब कोलेन काइमा जो होता है ये सरल प्रकार की ऊतक होती है जिन्हें हम जिनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, और इसकी कोशिकाएं इनकी कोशिकाएं भित्ति पतली होती हैं, लेकिन कोने पर जो सेलुलोज हेमी सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है, इसलिए इन्हें कोने पर मोटे होते हैं। मतलब ये सेलुलोज हेमी सेलुलोज के बने होते हैं जिससे इनके कोने पर मोटे होते हैं। अब देखो केलेन काइमा की कोशिकाएं का आकार जो अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय होता है, मतलब ये कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार तथा बहुकोणीय होती हैं जिसमें अंतर कोशिकीय स्थान की नहीं होती हैं, और तथा इन पत्तियों का जो वृत्त की यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है कोलेन काइमा। अब उसके बाद अगला क्या कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे को ऊतक कोशिका विभाजन सक्षम होता है, मतलब कौन से पौधे ऐसे हैं जो ऊतक कोशिका विभाजन के सक्षम होते हैं। अब इसमें देखो पेरेन काइमा दिया गया, जाइलम दिया गया, चौथा था विभोजितक दिया है, उसके बाद स्केलन काइमा दिया गया। तो विकल्प नंबर हमारा जो होता है पौधे के ऊतक विभाजन जो होता है सक्षम जो होता है ये हमारा विभोजितक के कारण होता है। देखो विभाजन तो विभोजितक, तो इस विकल्प नंबर सी ऑप्शन से आप लगा सकते हैं। आप देखो विभोजितक के बारे में भी पढ़े हैं तो इसको आप डिफाइन नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर ऊतक की कोशिकाओं में कोशिकाएं जो मृत होती हैं, मतलब ऐसी कौन सी ऊतक है जिनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, मतलब निर्जीव होती हैं। तो यहाँ पर फिर देखो इंग्लिश में दिया पेरेन काइमा दिया गया, स्केलन काइमा दिया गया, कोलेन काइमा दिया गया, उसके बाद एरेन काइमा दिया गया। तो जो कोशिकाएं मृतक होती हैं वो स्केलेन काइमा के नाम से जानती है। ये सरल ऊतक की सरल अस्थायी ऊतक जो होती हैं ये मृतक कोशिकाएं होती हैं। तो यह पौधे के जो है कठोर व मजबूत भाग बनाती है, मतलब जो जैसे नारियल का जो है नारियल का आवरण या अखरोट का आवरण जो होता है ये सरल ऊतक के ही प्रकार हैं जो उनके ऊपरी भाग को कठोर बनाती हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सरल ऊतक नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा ऊतक है जो एक सरल ऊतक नहीं है। अब इसमें दिया गया पहला जाइलम दिया गया, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया कि पेरेन काइमा दिया गया, उसके बाद अगला ऑप्शन देखो कोलेन काइमा दिया गया, उसके बाद स्केलेन काइमा दिया गया। तो ये देखो आरआरबी जो एलपी 2018 के थर्ड शिफ्ट में आया था 30/8/2018 वाले पेपर में। तो कौन सा जो सरल ऊतक नहीं है, तो जाइलम जो होता है सरल ऊतक नहीं है, क्योंकि ये जाइलम जो जटिल ऊतक है वो जटिल ऊतक के प्रकार है। तो हमारा विकल्प नंबर ए ऑप्शन सही है। हम जाइलम ऊतक के बारे में भी पढ़े हैं कि ये जाइलम ऊतक फ्लोएम तथा जटिल ऊतक होती है, ये एक प्रकार की विशेष कार्य करते हैं जो हम इसको अभी पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि देखो निम्न में से कौन सा ऊतक जो कोशिका विभाजन में सक्षम होता है, मतलब ऐसे कौन से ऊतक है जो कोशिका के विभाजन में सक्षम होते हैं। पहला दिया गया स्थूल ऊतक दिया गया, दूसरा सी ऑप्शन दिया मतलब बी अगला दिया गया है मृदुतक दिया गया है, या विभोजितक दिया गया है, दृढ़ ऊतक दिया गया। ये देखो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये पूछ रहा है कि कौन से ऊतक जो कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं। ये हिंदी में दिया तो आप इसको विभोजितक मार देंगे, क्योंकि विभाजन से बी से विभोजित तक, तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन जो है सही होगा विभोजित तक। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए जो ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग, मतलब कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पर दिया गया है कोलेम काइमा के द्वारा अलग किया जाता है, या स्केलेटन काइमा के द्वारा, या पेरेन काइमा के द्वारा, या मेरिस्टेमेटिक के द्वारा जो है कोशिकाओं के ऊतक को अलग किया जाता है। हमारा विकल्प नंबर जो होगा ये डी ऑप्शन सही होगा कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक के कारण जो है कोशिका विभाजन को अलग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है पादप ऊतक जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जिन्हें कहते हैं। अब यहाँ पर देखो अस्थायी ऊतक दिया गया, उसके बाद जटिल ऊतक दिया गया, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया विभोजित ऊतक दिया गया, उसके बाद सरल अस्थायी ऊतक दिया गया। तो हमारा जो पादप ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो, विभोजित ऊतक और अस्थायी ऊतक। अब देखो अस्थायी ऊतक के अंतर्गत सरल ऊतक तथा अस्थायी ऊतक एवं जटिल ऊतक ये सब आते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, जो हम इसको सबसे पहले पढ़े थे। तो आप देख रहे होंगे कि हम जो सीट मतलब जो हम टॉपिक लाए हैं उसमें से प्रत्येक क्वेश्चन एकदम सटीक से सटीक, मतलब 80 से 85% जो क्वेश्चन हमारे जो है टॉपिक से फंस रहे हैं। तो आप ये निश्चित रहिए कि हम जो आपको चैप्टर लाएंगे वो हमारे आरआरबी, एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम में जो 40 नंबर आता है, या रेडियो ऑपरेटर, वो सभी एग्जाम के लिए एक बेहतर साबित होगा, जो आपके एग्जाम को मजबूती देगा। तो हम जो टॉपिक कराएंगे वो प्रीवियस ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए जो है उस टॉपिक को लाएंगे और उससे संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन को कराएंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या था
कि पौधे के सभी भागों में भोजन पहुँचाता है, मतलब पौधे के ऐसा कौन-सा भाग है जो प्रत्येक भागों में भोजन पहुँचाता है? तो यहाँ पे देखो पैरेन्काइमा दिया गया, उसके बाद कोलेनकाइमा दिया गया, जाइलम दिया गया, फ्लोएम दिया गया। तो देखो पौधे के प्रत्येक भागों में भोजन पहुँचाता है। ये वाला क्वेश्चन देखो हम नोट में पढ़ाए थे, फ्लोएम भी पढ़ाए थे और जाइलम भी पढ़ाए थे कि कौन सा जो मतलब ऐसा कौन सा होता है कि जो पौधे के प्रत्येक भागों में भोजन पहुँचाता है, तथा ऐसा कौन सा भाग है जो पौधे के प्रत्येक भागों में खनिज तथा उसका खनिज और जल पहुँचाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर जो होगा, ये बी ऑप्शन सही होगा, फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है पौधे में पाए जाने वाले एक समान ऊतक होते हैं। यह पौधे और पत्तियों से जो है भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक जो भोजन पहुँचाने का कार्य करते हैं, मतलब भागों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। जबकि जाइलम जो होता है, देखो जाइलम जैसे जाइलम होता है, जैसे जड़ होता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज का जो है पौधे की पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जहाँ से जाइलम होता है, जहाँ से जड़ होता है, तो जड़ द्वारा अवशोषित जो होता है, ये जाइलम जो होती है जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को जो है खनिजों के तत्वों को पौधे के प्रत्येक पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करती है। अब देखो जहाँ से जाइलम होता है, जहाँ से जड़ होता है, जहाँ से जल होता है, और खनिज के लास्ट में भी जहाँ से मतलब जा आता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जाइलम जो होते हैं ये जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिजों के द्वारा तत्वों के पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुँचाने का कार्य करती है। अब यहाँ पर दिया गया अगला कि डैश जो एक जटिल ऊतक होता है, मतलब जटिल ऊतक कौन है? पहला दिया गया फ्लोएम ऊतक है, या जो है पैरेन्काइमा ऊतक है, या जो है स्केलेनकाइमा है, या क्लेनकाइमा है। तो हमारा जटिल ऊतक जो होता है एक फ्लोएम ऊतक है, क्योंकि हम उसको जटिल ऊतक का ही प्रकार है फ्लोएम। और जटिल ऊतक के कितने प्रकार थे? एक फ्लोएम पढ़े थे, दूसरा जाइलम पढ़े थे, तीसरा जो हम पढ़े थे वो कैलेम्बियम ऐसे कुछ था, वो 3 प्रकार थे। तो हमारा जटिल ऊतक जो होता है ये ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लोएम ऊतक। अब देखो यहाँ पर अब यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक का उदाहरण है, मतलब अस्थायी ऊतक का कौन सा उदाहरण? अब देखो ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया था कि कौन सा ऊतक जो अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण। अब यहाँ पर देखो रक्त दिया गया, हड्डी दिया गया, त्वचा दिया गया, जाइलम दिया गया। अब देखो इसमें तो सभी जो है तीनों ऑप्शन जो है एकदम डिफॉल्ट है, तो हमारा विकल्प नंबर बी सही है। ये देखो ऊतक सही से पढ़ा होगा तो बिना आंख मूंदे ही ये बी ऑप्शन लगा देगा, जाइलम, क्योंकि अस्थायी ऊतक में रक्त, हड्डी तथा त्वचा का बात नहीं किया ही नहीं गया है। अब उसके बाद देखो नारियल की छाल का निर्माण जो किस ऊतक के द्वारा होता है? अभी देखो इसको हम पढ़े कि नारियल का छाल या अखरोट के जो है ऊपर का कठोर भाग पाया जाता है, किस ऊतक के कारण होता है? तो ये जटिल ऊतक के उदाहरण है। तो जटिल इसमें ऑप्शन क्या दिया गया? एरेनकाइमा दिया गया है, दूसरा दिया गया कोलेनकाइमा दिया गया, चौथा दिया गया पेरेनकाइमा दिया गया, उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया कोलेनकाइमा दिया गया। तो हमारा विकल्प नंबर जो स्क्लेनकाइमा सही होगा, क्योंकि नारियल के छाल का निर्माण जो होता है ये स्क्लेनकाइमा के द्वारा होता है। अब स्क्लेनकाइमा ऊतक जो होते हैं पौधे के जड़ तथा तनों में मौजूद होते हैं, तथा यह कोशिकाओं की कोशिका भित्ति द्वारा होता है, तथा सेलुलोज और हेमिलोज के द्वारा लिग्निन से बनी होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या कि किस प्रकार का ऊतक जो नारियल का जो भूसी बनाता है, मतलब किस प्रकार का ऊतक जो होता है जो नारियल को भूसी बनाता है? तो इसमें दिया गया कोलेनकाइमा दिया गया, पेरेनकाइमा दिया गया, उसके बाद देखो स्क्लेनकाइमेटा फाइबर दिया गया, उसके बाद फ्लोएम पेरेनकाइमा दिया गया। तो विकल्प नंबर हमारा सी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद निम्न में से कौन सा जाइलम ऊतक नहीं है, मतलब कौन से जाइलम ऊतक नहीं है? इसमें ट्रेकिड से दिया गया, उसके बाद सीव ट्यूब दिया गया, उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया जाइलम फाइबर से दिया गया, डी ऑप्शन दिया गया नलिकाएं दिया गया। तो हमारा विकल्प नंबर सी ऑप्शन सही है, जो जाइलम ऊतक नहीं है, सीव ट्यूब दिया गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से जो सामग्री के परिवहन में मदद करती है, मतलब ऐसा कौन सा ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों में सामग्री परिवहन में मदद करती है? तो इसमें विकल्प नंबर दिया गया पहला फ्लोएम, उसके बाद अगला दिया भरण ऊतक दिया गया, जाइलम ऊतक वाहिकाएं दिया गया, उसके बाद डी ऑप्शन विभोजित ऊतक दिया गया। तो वो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण हिस्सों के सामग्री को परिवहन करती हैं, तो उसे हम फ्लोएम के नाम से जानते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही होगा। तो इसी प्रकार जो है हम पादप ऊतक के जो सभी परिभाषाओं को भी पढ़ें, उसका व्याख्या किया, उसके बाद उससे रिलेटेड जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्न आए उनको भी हम देखें। तो
हमें आशा होगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी के साथ मिलेंगे नए वीडियो के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ जो हमारे एग्जाम को बेहतर साबित दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।